हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 84 नंबर तक हो गया था। आज हम लोग 85 से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी कार्य किया है। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन तीनों में से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन है। देखिए फोर्स दो तरह का होता है। फोर्स होता क्या है? फोर्स का मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं। जैसे आप किसी चीज़ को या तो ढकेलते हैं, पुश करते हैं, या तो फिर आप किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं। तो आप क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। आप गेट खोलते हैं, धक्का देते हैं, तो आप पुश करते हैं या पुल करते हैं। तो पुश और पुल ही फोर्स है। ठीक है, आपके द्वारा जो आप पुश करते हैं या पुल करते हैं वही फोर्स है। अब फोर्स जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, माने हम लोग टच करके फोर्स अप्लाई करते हैं, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, माने बिना टच किए भी फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। जैसे टच करके, जैसे आप गेट को खोलते हैं तो आप टच करते हैं, ठीक है, तो वो सब होता है इम्पैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स मतलब जैसे होता है कि जब आप चलते हैं, जब जैसे आप लोग का टायर है, आप देखे होंगे कि जब कोई टायर होता है न्यू साइकिल का तो वो कितना बढ़िया होता है, फिर धीरे 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 वो घिस जाता है। क्यों घिस जाता है? फ्रिक्शन के कारण। यूज़ करते रहते हैं रोड के साथ, टायर का फ्रिक्शन होता है जब चलती है गाड़ी या साइकिल, तो फिर वो धीरे धीरे घिस जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो वो भी टच के कारण होता है, कांटेक्ट के कारण होता है। लेकिन कुछ ऐसे फोर्स जो नॉन कांटेक्ट होते हैं, जो बिना टच के होते हैं। जैसे अगर दो मैग्नेट है आपस में, तो आप देखेंगे दोनों मैग्नेट को पास लाएंगे तो चिपक जाएगा। या फिर कभी कभी अगर दोनों पोल सेम हो, नॉर्थ नॉर्थ, तो दो मैग्नेट को आप कितना भी पास लाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी पास नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, कभी चिपकेगा नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसा फोर्स होता है ना जो दूर से लगता है। दोनों मैग्नेट को एक दूसरे को टच करने की जरूरत नहीं होती है फोर्स में लाने के लिए, है ना। वो खुद ब खुद मतलब आपस में खींच लेता है या फिर दूर कर देता है। उसी तरह जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, हमारे अर्थ में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन। हम लोग किसी पत्थर को उछालते हैं तो वो पत्थर वापस नीचे ही की ओर गिरता है, गुरुत्वाकर्षण। तो वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, थोड़ा सा फोर्स के बारे में और अधिक डिटेल से आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए, फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कॉज विच व्हेन अप्लाइड। मतलब फोर्स क्या है ना, कि फोर्स कोई ऐसा बॉडी है जो रेस्ट में, जैसे कोई बॉल है वो रखा हुआ है, आप उसको एक लात से मार दिए, यानी आप उसको मोशन में ला सकते हैं। तो मोशन में आप कैसे लाए? फोर्स से ना। उसको आप मारे तभी तो वो मोशन में आया, हिला डुला ही। जो कोई चीज़ जब हिलता डुलता है तो बोलते हैं मोशन में आ गया, गति में आ गया। तो बॉल गति में कैसे आया? आपके मारने का ना। बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन खेलते हैं तो आप क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। आपकी तरफ जब कॉर्क आता है तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। नहीं करिएगा तो वो गिर जाएगा, है ना। तो फोर्स के कारण किसी भी बॉडी को मोशन में लाया जा सकता है, या फिर कोई भी चलता बॉल है वो गुड़क रहा है, आप उसको पैर से रोक दिए, तो फोर्स लगाए और उसको रोक दिए। तो फोर्स के कारण आप क्या कर सकते हैं? कोई भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, ठीक है, आराम से गति में, और गति से फिर आराम में भी ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में भी ला सकते हैं। फोर्स से आप किसी चीज़ का डायरेक्शन, शेप, साइज ये सब भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रबड़ है, तो रबड़ को खींच खींच के, दोनों साइड से खींच खींच के हम लोग उसको लंबा बना देते हैं, तो क्या उसका शेप साइज चेंज कर देते हैं। तो फोर्स लगा के हम लोग आटा गूंथना होता है, तो आटा में पानी डाल के उसको गूंथ गूंथ के उसका हम लोग डिजाइन चेंज करते हैं। पहले वो रहता है भुरभुरा टाइप का, फिर वो हो जाता है सॉलिड। ठीक है, किसी की दिशा बदल सकते हैं। तो पुशिंग पुलिंग यही फोर्स है, पुश करना, पुल करना। फोर्स से किसी भी चीज़ को मोशन से रेस्ट, और रेस्ट से मोशन में लाया जा सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है एक सदिश राशि है। हिंदी में कहें तो फोर्स एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है? देखिए दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है अदिश राशि, ऐसी राशियाँ, ऐसी क्वांटिटीज जो अदिश हो, माने जिसमें दिशा नहीं होता है, तो वो होता है अदिश। और जिसमें दिशा होता है वो होता है सदिश। सदिश मतलब दिशा भी है प्लस उसका कुछ परिमाण भी है, माने कुछ उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि
जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होता है, जिसमें डायरेक्शन भी होता है। अदिश राशि में डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड यानी केवल परिमाण होता है। अब देखो, जैसे टाइम है, आपसे कोई पूछा कि टाइम कितना हो रहा है, आप कहेंगे 12 बज रहा है। तो 12 बज रहा है, आप ये तो नहीं कहेंगे किस दिशा में 12 बज रहा है ना। 12 सिर्फ बज रहा है, कोई दिशा नहीं है। नॉर्थ में भी 12 बज रहा है, साउथ में भी 12 बज रहा है, ईस्ट वेस्ट हर जगह 12 बज रहा है। तो वो होता है आपका परिमाण, केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो टाइम क्या है? टाइम एक अदिश राशि है। इंग्लिश में कहें तो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर। इंग्लिश में कहते हैं स्केलर वेक्टर, हिंदी में कहते हैं अदिश सदिश। ठीक है। डिफरेंस होता है डायरेक्शन का। सदिश में दिशा होती है यानी डायरेक्शन होता है, परिमाण तो होता ही है। अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो अदिश राशि एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, जैसे टाइम। ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछा कि स्पीड, जैसे कोई आपसे पूछा कि इस कार की स्पीड कितनी है, तो आप कहिएगा कि इसकी स्पीड है, या वंदे भारत की स्पीड कितनी है, तो आप कहिएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप सिर्फ क्या बता रहे हो? उसकी स्पीड बता रहे हैं, ये तो नहीं बताइएगा वो तो हर दिशा में सेम स्पीड है उसका। नॉर्थ में भी स्पीड वही है, साउथ में भी स्पीड, हर जिधर भी जाएगा वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही जाएगा। यानी कि स्पीड भी क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। लेकिन फोर्स, फोर्स क्या है? एक सदिश राशि है। फोर्स जब लगाते हैं हम लोग किसी चीज़ के ऊपर, मान लो कि ये बक्सा है, इसके ऊपर यहाँ पे खड़ा एक इंसान है जो कि फोर्स लगा रहा है। तो वो फोर्स जब लगाता है तो कितना फोर्स लगाया, उसे पूछा जाएगा कितना फोर्स लगाया, तो कहेगा 5 न्यूटन। किस दिशा में लगाया? तो जिधर बक्सा रखा है उस दिशा में लगाया। ये तो नहीं है कि उल्टा दिशा में 5 न्यूटन लगा देने से बक्सा हिल जाएगा। बक्से की दिशा में ही उसको 5 न्यूटन लगाना पड़ेगा। फोर्स का क्वांटिटी जो होता है वो न्यूटन होता है। जैसे हम लोग अगर हम लोग को दूध लाना है तो कहते हैं 1 लीटर, या कपड़ा सिलवाना है तो कहते हैं 100 मीटर। ठीक है। तो हर चीज़ का अपना क्वांटिटी होता है। टाइम बताना है तो कहते हैं सेकंड या मिनट या घंटा। तो उसी तरह से जब फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स को हम लोग कहते हैं न्यूटन। न्यूटन। ठीक है। फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पे तो उसकी दिशा भी बताते हैं। वो फोर्स एक सदिश राशि है। ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ, क्योंकि न्यूटन ने ही फोर्स के बारे में बताया था। न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में फोर्स का डेफिनेशन दिया है, फोर्स का फॉर्मूला भी बताया है। तो वो कहते हैं कि फोर्स क्या है? इज द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडीज मास एंड एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है। वो कहते हैं कि फोर्स एफ इज इक्वल टू एम, एम का मतलब बॉडी का मास यानी कोई बॉडी कितना किलो का है, और ए माने एक्सेलरेशन माने गति, उस बॉडी को कितना हिला सके आप। जैसे मान लो कि कोई अलमीरा है तो वो अलमीरा कितना किलो का है और उसको आप कितना हिला सके, यही फोर्स है। अगर आप उसको 1 इंची हिलाए हैं तो उसका मान लो कि 10 किलो का अलमीरा और 1 इंची है तो उसी को आपको मतलब इंटू करना है। समझ गए? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आप कुछ नहीं हिला सके, जीरो, बिल्कुल भी आप हिला ही नहीं सके, तो आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ आया? तो ये है फोर्स। ये सब चीज़ आप लोग लिख लीजिए। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है अभी बता दिए हैं, न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन ऐसा यूनिट है फोर्स का। ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? फोर्स लगाने से क्या क्या होता है? तो फोर्स लगाने से कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है वो चलने लगता है, और कोई भी बॉडी जो चल रहा है वो रेस्ट में आ जाता है। किसी भी बॉडी का स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। फोर्स से ही साइकिल चला रहे हैं आप, स्पीड बढ़ाना है तो और ज़्यादा मेहनत करना होता है ना, यानी स्पीड बढ़ाने के लिए भी आपको क्या कर लगता है? फोर्स लगता है। स्पीड घटाने के लिए भी फोर्स लगता है। चेंज ऑफ डायरेक्शन, किसी का डायरेक्शन बदलना है, दिशा बदलना है, तो भी आपको चाहिए फोर्स। ठीक है। द फोर्स हैज़ डिफरेंट इफेक्ट्स, फोर्स का अलग अलग इफेक्ट है। वही जो फोर्स से कोई बॉडी रेस्ट में है तो मूव करने लगता है, कोई मूविंग बॉडी है तो वो स्लो हो जाता है, किसी की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, किसी के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, शेप साइज को भी बदला जा सकता है। फोर्स से बहुत कुछ हो सकता है। फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए किसने दिया है? न्यूटन ने। न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में दिया है। न्यूटन का सेकेंड लॉ देखिए, न्यूटन के 3 लॉ हैं, वो भी यहीं पे बता देते हैं। न्यूटन के 3 लॉ हैं। ठीक है। न्यूटन 3 लॉ। थर्ड लॉ ज़्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि थर्ड लॉ में होता है ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट। आप किसी को झापड़ मारेंगे तो वो भी आपको मारेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे अगर रॉकेट है, रॉकेट अगर ऊपर उड़ रहा है तो नीचे से आप देखिएगा कि
जो धुआं है और आग है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो कुछ नीचे जा रहा है तो कुछ ऊपर जा रहा है। धुआं नीचे जा रही है तभी रॉकेट ऊपर जा रहा है, अगर धुआं नहीं निकला, आग नहीं निकला, तो रॉकेट भी ऊपर थोड़ी जाएगा। ठीक है, जब हम लोग किसी को बंदूक से मारते हैं, हम लोग नहीं मारते, मतलब कोई अगर किसी को बंदूक से मारता है तो क्या होता है कि जैसे ही बंदूक से गोली निकलती है तो जो आदमी बंदूक चला रहा है वो भी, उसको भी हल्का धक्का लगता है, वो भी हल्का पीछे की ओर होता है। ठीक है, तो हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता ही है, यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। सेकेंड लॉ तो आप समझ गए, फोर्स का फॉर्मूला दिया था F=m×a, और फर्स्ट लॉ ये था न्यूटन का कि किसी भी बॉडी जो रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है जब तक कि उस पर फोर्स ना लगाया जाए, है ना। और कोई बॉडी जो चल रहा है वो हमेशा चलता ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर फोर्स लगा के उसको रोका ना जाए। जैसे आप लोग जब गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो आप देखेंगे कि जब तक ट्रेन, मतलब हम लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन अभी जो है खुली नहीं है, बैठे हुए हैं, ट्रेन नहीं खुली है, तो क्या होता है कि जैसे ही ट्रेन खुलती है तो हमें एक धक्का सा लगता है पीछे की ओर, है ना। ट्रेन तो आगे की ओर भागा और हमारा जो ऊपर का शरीर है वो अभी रेस्ट में रहना चाहता था, तो पीछे धक्का लगता है। उसी तरह जब ट्रेन चल रही होती है, चलते चलते, और अचानक से ट्रेन रुक गया तो हमें आगे की ओर धक्का लगता है। गाड़ी में भी जब ब्रेक मारते हैं जोर से तो आगे की ओर, क्योंकि गाड़ी आगे चल रही थी, शरीर आगे को जा रहा था, अचानक ब्रेक लग गया तो हमारा शरीर आगे की ओर हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो रेस्ट में होता है वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है, कोई भी बॉडी जो मोशन में होता है वो हमेशा मोशन में रहना चाहता है, तब तक कि जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई करके उसको रोका ना जाए या उसको हिलाया डुलाया ना जाए। यही न्यूटन का 3 लॉ है, इसको आप लोग याद कर लो। ठीक है, यहाँ हम लोग तो सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का मतलब होता है द्रव्यमान, माने किसी का वजन क्या है वही है मास, माने द्रव्यमान। और एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण। त्वरण माने एक तरह से आप समझ लो स्पीड, या कोई बॉडी कितना मूव किया, वही है एक्सेलरेशन। ठीक है, बाकी ये सब नहीं देखना है। अब देखिए टाइप ऑफ फोर्स, जैसा कि बता रहे थे, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। टच करके अगर करेंगे तो कांटेक्ट फोर्स, बिना टच किए तो नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी ईदर डायरेक्टली और थ्रू अ मीडियम। कांटेक्ट फोर्स मतलब कि बॉडी पे ऐसा फोर्स जो डायरेक्ट काम करता है, टच करके काम करता है। ठीक है एक तरह से कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल वेट भी होता है, क्योंकि वेट जो होता है वो हमारे बॉडी को ज़मीन से चिपका के रखता है। अगर हमारे शरीर में वेट नहीं रहेगा तो हम लोग पंख की तरह उड़ते रहेंगे, तो पंख जो है वो हमारे बॉडी को ज़मीन से चिपका के रखता है। पंख जो है वो शरीर, सॉरी, हमारा जो वेट है वो क्या करता है, हमें खींचता है। ठीक है, धरती की ओर खींचता है कि यहीं पे रहो, यहीं पे रहो। जितना भारी आदमी है वो उतना कम उछलता है, आप देखे होंगे, जितना हल्का चीज़ है वो ज़्यादा उछलता है। तो वेट जो है वो भी एक तरह का फोर्स है। ठीक है, वेट का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख लीजिए। वेट का फॉर्मूला होता है W=m×g। m का मतलब मास और g का मतलब ग्रेविटी होता है। ये g का फॉर्मूला फिक्स होता है 9.8। ठीक है, g का फॉर्मूला फिक्स है 9.8। और ये वेट, ये जो वेट जो है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है, अर्थ की तरफ। इसके बाद और भी बहुत सारे कांटेक्ट फोर्स हैं, जैसे एक फोर्स है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जनरली जैसे आपको पलंग हिलाना है, गेट खोलना है, ये सब एक कांटेक्ट फोर्स है। बिना टच किए तो आप ऐसे आंख से देख के तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कांटेक्ट के बिना होगा नहीं, यही नॉर्मल फोर्स है। हर सब चीज़ करने के लिए आपको उसको पुश या पुल करना होगा। थर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है, जैसे अभी आपको बताया कि चीज़ें जब एक दूसरे को, हाथ को, दोनों हाथ को रगड़ रहे हैं, रगड़ने से गर्म हो गया, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। जब गाड़ी, ट्रेन चलती है, आप देखेंगे पटरी पे क्या होता है, चिंगारी फेंकता है, वो सब फ्रिक्शनल फोर्स है। कोई भी चीज़ जब मोशन में होता है ना तो फ्रिक्शन लगता है, उसको उसी घर्षण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, घर्षण। ठीक है, घर्षण। इसके बाद अगला है टेंशन। टेंशन ये भी एक फोर्स है। टेंशन क्या होता है कि जैसे कोई रबड़ है, रबड़ को जब आप दोनों साइड से खींचते हैं तो उसको क्या करते हैं, टेंशन देते हैं, तो वो भी एक कांटेक्ट फोर्स है। बिना टच किए तो आप उसको खींच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, एक टेंशनल फोर्स हुआ। स्प्रिंग फोर्स, ये भी वही है, स्प्रिंग की तरह किसी चीज़ को अगर खींचा जा रहा है,
ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके बाद यहाँ है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिना टच किए आपको मतलब कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, बिना टच किए। जैसे आप बॉल को ऊपर फेंके तो बॉल नीचे आ गया, नीचे किसने खींचा उसको? ग्रेविटेशन ने। धरती में जो गुरुत्वाकर्षण है उसने बॉल को नीचे खींचा है, बिना टच किए बॉल जो है वो नीचे आ गया। धरती को उसको टच नहीं करना पड़ा है, उसको बस खींच लिया अपनी ओर। तो यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जैसे बिजली है, तो बिजली में दो चार्ज पार्टिकल, आप देखेंगे कभी आप लोग अपना बाल पे रियलाइज़ कीजिएगा कि क्या होता है ना कि जब काफ़ी गर्मी रहेगी या आपका बाल एकदम रूखा सूखा रहेगा, जब उस पर तेल वेल नहीं लगा रहेगा, तो आपका बाल जो है ना वो उड़ेगा इस तरह ऊपर की ओर, है ना, ऐसे बिजली की तरह उड़ता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी, ये दो चार्ज बॉडी के बीच में काम करता है। अ फ्रिक्शनल स्केल ऑन वुलन क्लॉथ एंड अप्रोचिंग पीस ऑफ पेपर, ये भी है। जैसे कोई ऊन का कपड़ा है, ऊनी कपड़ा है, जैसे स्वेटर वेटर है, उसको क्या कीजिए कि थोड़ा सा गर्म कर लीजिए ऐसे रगड़ रगड़ के हाथ से, और फिर कागज़ का टुकड़ा लेके आएंगे तो कागज़ का टुकड़ा उसमें चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी संबंधित नहीं है, बट चार्ज पार्टिकल से संबंधित है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से संबंधित है। और फिर थर्ड फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तीन ही होता है, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेट्स भी एक ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। सदिश राशि समझा दी आपको, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों चीज़ होती है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, पूरा फोर्स हम लोग डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि मोटरसाइकिल जैसे बैटरी से रिलेटेड है, वैसे ही लाइफ जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मोटरसाइकिल बैटरी से चलता है, तो ज़िंदगी आपका किस चीज़ से चलता है? चांद से तो चल नहीं रहा, चांद के रहने ना रहने से क्या प्रॉब्लम है। धरती से हमारी ज़िंदगी तो ज़रूर चल रही है, स्टार से हमें कोई मतलब नहीं है, सन से भी हमारा ज़िंदगी चल रहा है। तो इन्हीं दोनों में कुछ जो है जवाब होना चाहिए। तो अब और ज़्यादा गहरा रिलेशन सोचिए, मोटरसाइकिल और बैटरी। बैटरी मोटरसाइकिल को क्या देता है? एनर्जी देता है, तभी वो चलता है। तो लाइफ, जीवन, जीवन को एनर्जी कौन देता है? सन देता है, ठीक है। इसका आंसर है सन। सूर्य जो है ना, उसी से जीवन है। सूर्य के कारण ही जो है आपको फोटोसिंथेसिस हो पाता है। जैसे आप जानते हैं कि पेड़ जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन बनाता है, और फिर उसके बाद ही सभी लोग उसको खा के जिंदा रहते हैं। जो बेसिक चीज़ है वो धरती का क्या है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण किसके कारण हो सकता है? सन के कारण। अगर 6-7 महीना धूप नहीं होगे, मतलब जैसे नॉर्थ पोल पे तो होता है, नॉर्थ पोल पे कि 6-7 महीना धूप नहीं उगता है, ऐसे आप अपने घर में देखो, कभी मान लो ठंडी के मौसम में 1 सप्ताह धूप नहीं निकलता है, तो क्या स्थिति होता है? पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। तो सन जो है ना वो बेसिक हमारे लिए एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी सोर्स है। बचपन से हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं कि एनर्जी सोर्स हमारे लिए क्या है? वो है सूर्य। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वापस से हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ये राजा प्रवर सेन के बारे में है, ठीक है। बहुत लोग इसका नाम नहीं सुने होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट राजा है नहीं, मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता था कि ये कहाँ का राजा है, क्या है। तो देखो यहाँ पे जैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको ऐसा ऑप्शन खोजना है जो जेनरिक हो। जेनरिक ऑप्शन माने कि जिसके गलत होने की चांसेस बहुत कम हो, जिसमें फैक्ट्स नहीं हो। ऐसे ऑप्शन जिसमें फैक्ट्स नहीं हो, जो जनरल ऑप्शन हो। अब जैसे पहला ऑप्शन है, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी, ये फैक्ट है। क्या पता किंग प्रवरसेन वकाटक डायनेस्टी के ना हो, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हो सकता है ना। प्रवरसेन वकाटक के हैं कि नहीं है, यहाँ पे ये फैक्ट दे रखा है। दूसरा है, हीज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बुंदेलखंड इन नॉर्थ टू हैदराबाद इन साउथ, ये सही होने का चांस है क्योंकि ये जेनरिक स्टेटमेंट है कि उसका एम्पायर यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ था। ही सक्सीडेड हिज फादर किंग विंध्य शक्ति, फिर यहाँ पे वही है कि उसने अपने पिता विंध्य शक्ति को सक्सीड किया। विंध्य शक्ति के बाद वो मतलब कि राजा बने थे, ठीक है। ये भी फैक्ट है, उसका पिता विंध्य शक्ति था कि नहीं था क्या मालूम। और ही इज मेंशन्ड इन पुराणाज, ये भी नॉर्मल बात है कि उसका नाम पुराणों में लिखा हुआ है। पुराणों में किसी भी राजा का नाम लिखा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 18 पुराण है, इस पुराण में किसका नाम है कोई कुछ पता नहीं है।
तो बी और डी जो है वो एकदम जेनरिक स्टेटमेंट है, आपको इस तरह से सोचना है। तो बी और डी जब जेनरिक हो गया तो ये वाला ऑप्शन जो है इसमें बी और डी दोनों है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। मगर अभी सी बचा हुआ है, सी कह रहा है मोर देन वन ऑफ द एबव, माने बी सी डी तो आपका सी में आ रहा है, मगर ए भी तो, अगर ए भी सही है तो डी आंसर होएगा, अगर ए गलत है तभी सी आंसर होएगा। अब ए गलत है कि नहीं वो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इन दोनों चीज़ से अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो वकाटक के जो फाउंडर थे वो थे विंध्य शक्ति, और विंध्य शक्ति का बेटा वकाटक के फाउंडर के विंध्य शक्ति, यानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है, ए एंड सी। वकाटक के बारे में बोला है ए में और सी में विंध्य शक्ति के बारे में बोला है। ये दोनों बातें मतलब विंध्य शक्ति जो है वो वकाटक के ही थे। अगर विंध्य शक्ति, और यहाँ से समझ आ गया कि सी तो सही है कि विंध्य शक्ति का बेटा प्रवर सेन है, तो विंध्य शक्ति का बेटा अगर प्रवर सेन है तो फिर ए भी सही हो सकता है कि प्रवर सेन रियल फाउंडर हो। समझे, पता हम लोग को कुछ भी नहीं है कि क्या वकाटक डायनेस्टी कौन था, उसके राजा कौन थे, बट ए और सी में एक तो सही है, सी सही है, यहाँ क्लियर है कि सी सही है, और सी जो है विंध्य शक्ति इसके बाप है। तो थोड़ा सा भी आप लोग ये देखे हो, थोड़ा भी हिस्ट्री पता हो, तो विंध्य शक्ति जो थे वो फाउंडर थे वकाटक के। तो फाउंडर और रियल फाउंडर में अंतर होता है कि जैसे चंद्रगुप्त जो था वो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर था, बट द रियल फाउंडर वाज अशोका। ठीक है, उसी तरह जो मुगल डायनेस्टी है उसका फाउंडर जो था वो था बाबर, बट द रियल फाउंडर वाज अकबर। तो रियल फाउंडर मीन्स कि जिसने उसको फैलाया, दुनिया में नाम कमाया, वो होता है रियल फाउंडर। तो प्रवर सेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आंसर इसका आपका डी है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस जो थे वो सही थे प्रवर सेन के बारे में। ठीक है, थोड़ा आप लोग देख लो वकाटक डायनेस्टी कब था, क्या था। ये देखो, ये है ये कब का मैप है, 450 एडी का। ठीक है, 450 एडी का ये मैप है। पूरा उत्तर भारत में कौन राज कर रहा है, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त 1 2, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, ये लोग का राज चल रहा है। और यहाँ महाराष्ट्र के एरिया में है वकाटकाज। ठीक है, वकाटक। तो साउथ के में एक बड़ा एरिया पे वकाटक उस समय राज कर रहे थे जब नॉर्थ में गुप्ता राज कर रहा था। यानी वकाटक के समकालीन कौन है, गुप्ता। कंटेम्प्रेरी रूलर्स मीन्स कि गुप्ता और वकाटक दोनों सेम टाइम पे थे, तो कहेंगे समकालीन। ठीक है, अभी थोड़ा देखिए वकाटक के बारे में। द वकाटक डायनेस्टी वॉज अ मेजर पावर इन डेक्कन रीजन, दक्षिण में डेक्कन रीजन यानी महाराष्ट्र में, रूलिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 250 एडी से 500 एडी, यानी जब गुप्ता नॉर्थ में कर रहे थे तभी ये यहाँ कर रहे थे। दे वेयर ब्राह्मण्स, ये लोग ब्राह्मण थे, वकाटक लोग ब्राह्मण थे। सक्सीडिंग द सतवाहना एंड कंटेम्प्रेरी टू द गुप्ता एम्पायर इन द नॉर्थ, इन्होंने किससे राज लिया था, सतवाहना से। वकाटक लोग जो है वो सतवाहना के वंशज हुए, सतवाहना को मार उड़ के तब वकाटकों ने अपना वो लिया। वकाटक ब्राह्मण थे, और ये गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता जो रूलर्स थे उनके समकालीन थे। ठीक है, नॉर्थ में गुप्ता था, उसके समकालीन, सेम टाइम पे। द वकाटक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विंध्य शक्ति, लिख लीजिए। वकाटक डायनेस्टी का जो फाउंडर था, स्थापक जो जिसने स्थापना किया था, स्थापक था, वो था विंध्य शक्ति 250 सी में। स्टेब्लिशिंग देयर रूल इन द डेक्कन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सतवाहना, सतवाहना के खत्म होने के बाद महाराष्ट्र डेक्कन में इन्होंने अपना शासन संभाला। देयर ऑरिजिन आर डिबेटेड विथ सम सजेस्टिंग अ नॉर्दर्न रीजन, कुछ लोग कहते हैं कि ये उत्तर भारत के ही थे, कुछ का कहना है कि ये दक्षिण भारत के थे। उत्तर भारत के इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये ब्राह्मण थे, उत्तर भारत मुख्य रूप से ब्राह्मणों से घिरा हुआ था। वकाटक डायनेस्टी इज नोन टू हैव हैड मल्टीपल ब्रांचेस, इसके बहुत सारी शाखाएं थी, जैसे वत्स गुल्मा ब्रांच जहाँ पे प्रवर सेन राज करते थे और देव सेन राज करते थे। यही प्रवर सेन क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या प्रवर सेन वकाटक डायनेस्टी का था, यस। तो प्रवर सेन, देव सेन, सेन ये सब वकाटक डायनेस्टी के रूलर्स हैं। टेरिटोरियल एक्सपेंशन माने कितना फैला हुआ था, तो वकाटक जो है वो ऊपर में मालवा, गुजरात नॉर्थ में, और नीचे तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। तुंगभद्रा नदी हम लोग काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विजयनगर एम्पायर भी तुंगभद्रा नदी के पास था। ठीक है, और ये अरबियन सी के वेस्ट में अरबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल को भी एक टाइम पे टच किया था। द वकाटक फोर्स इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड मैरिटल अलाइंसेज विथ अदर डायनेस्टीज, दूसरे जो
राजा लोग थे, उनके साथ में इनका मैरिटल रिलेशन अच्छा था, शादी विवाह का वैवाहिक संबंध था। जैसे गुप्ता एम्पायर में जो गुप्ता की बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है गुप्ता प्रिंसेस, इनकी शादी हुई थी रुद्रसेन टू से। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि भारत की पहली महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, ऐसे लिख दिया जाता है बहुत जगह कि पहली महिला शासिका, बट नहीं, उनसे भी 600-700 साल पहले जो इंडिया में एक हिंदू लेडी जो थी वो शासन कर चुकी थी, हिंदू महिला शासिका थी, वो थी प्रभावती गुप्त। जब इनके पति रुद्रसेन की मृत्यु हुई थी तो ये अपना, इनका बच्चा बहुत छोटा था तो ये राज की थी प्रभावती गुप्त। इनका बहुत सारा वो है, जैसे कांस का तांबा का पत्र में सब लिखा हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं इनके टाइम की। ठीक है, प्रभावती गुप्त, तो इनकी शादी एक गुप्ता डायनेस्टी की थी, गुप्ता राजकुमारी, और इनकी शादी हुई थी वकाटक में। ठीक है, रुद्रसेन से। उसके बाद पॉलिटिकल अलायंस, वकाटक फॉर्ज इंपॉर्टेंट, ये तो पढ़ ही लिए हम लोग, प्रभावती गुप्त। आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं। द वकाटक आर नोन फॉर देयर पैट्रोनेज ऑफ द अजंता केव, वहीं पर महाराष्ट्र में ही अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, तो उन्हीं अजंता गुफाओं को इन्होंने पैट्रोनेज दिया, पैट्रोनेज मतलब होता है संरक्षण किया वकाटकों ने, और वहाँ पर जो बुद्ध की प्रतिमाएं वगैरह उनके टाइम पे बनाई गई। ठीक है, फिर रिलीजन एंड सोसाइटी, तो द वकाटक रूलर जो थे ये शैव थे, आपको बताया था ना, शैव और वैष्णव। भक्ति आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो दो गुट बना था, एक था शैव और एक था वैष्णव, जो विष्णु की पूजा करेगा, जो शिव की पूजा करेगा। ठीक है, तो वकाटक मुख्य रूप से शैव थे। एंड एनिमल रियरिंग वाज अ सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, और लोगों का जो मुख्य रोजगार था वो क्या था, पशुपालन। दे ऑल्सो मेंटेन अ कॉम्प्लेक्स सोशल हिरार्की एंड फॉलोड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, ये लोग समाज में जो वो था ना ऊंच नीच का भेदभाव उसको मेंटेन किया होता है, क्योंकि ये लोग ब्राह्मण था, और ब्राह्मण लोग का वही था कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज जो है वो बांटा हुआ है, इसको ये लोग भी मानते थे। ठीक है, द वकाटक एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेल ऑर्गेनाइज विद एविडेंस ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस एंड रेवेन्यू कलेक्शन। प्रशासन जो है वो उनका अच्छा चलता था, अच्छे तरीके से उनको रेवेन्यू का कलेक्शन भी होता था। द वकाटक वेर सक्सीडेड बाई अदर डायनेस्टीज, और वकाटक जब खत्म हुए तो उसके बाद वहाँ दूसरा वंश लोग आ गया, जैसे चालुक्य, राष्ट्रकूट। ठीक है, दूसरे लोग आ गए चालुक्याज, जिसका था वो पुलकेशिन, पुलकेशिन था ना जिसने हर्षवर्धन को ऊपर ही रोक दिया था, तो वो चालुक्य का था। तो ये वकाटकों के बाद फिर चालुक्य लोग आ गए, फिर राष्ट्रकूट आ गए, इस तरह से ये लोग खत्म हो गया। समझ गए आप लोग? अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। न्यूज़पेपर दिया है और न्यूज़पेपर के साथ में आपको यहाँ पे एडिटर का नाम है। इसमें से देखो 2-3 न्यूज़पेपर अगर आपको पता है तो आप आंसर पे आ सकते हैं। जैसे फ्री हिंदुस्तान हम लोग पढ़ चुके हैं, तारकनाथ दास का है। ठीक है, तो 1 का डी है, 1 का डी इसमें है, इसमें, यानी कि ये दोनों कट जाता है। उसके बाद है इंडियन ओपिनियन, गांधी जी का है। 2 का ए है, तो फिर आंसर ये हो जाता है। वो नहीं पता है तो बंगाली हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, तो वहाँ से भी 4 का सी है, वो भी आंसर आ सकता है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तारकनाथ दास के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग नोट भी बनाए होंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि ICS अधिकारी बने थे, असम में थे, फिर उनको वो कर दिया गया, क्या कहते हैं, सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन करके वो अपना एक पार्टी बनाए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग को अभी महात्मा गांधी के बारे में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहता है। और दादा भाई नौरोजी के बारे में भी कुछ कुछ बातें डिस्कस कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले आप लोग महात्मा गांधी हेडिंग दे दीजिए और हम लोग महात्मा गांधी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर को हुआ था, पता है, 1869 में। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई। ठीक है, इनकी माता का नाम था पुतली बाई। तो गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। फिर 1882 में इनकी शादी हो गई, 13 साल की उम्र में थे ये, और इनकी शादी हो गई कस्तूरबा बाई से।
ठीक है, 1882 में कस्तूरबा बाई इनकी पत्नी का नाम है। 1888 में ये मैट्रिक करने के बाद ये चले गए इंग्लैंड पढ़ने के लिए। क्या चीज़ का पढ़ने? वकालत की पढ़ाई करने, बैरिस्टरी की पढ़ाई करने। ये 1888 में इंग्लैंड चले गए। ठीक है, 1888 में लंदन गए थे। फिर वहाँ से ये 1891 में, माने 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो 1891 में करके ये फिर वापस इंडिया आए। अब इंडिया में आके ये स्टार्ट किया अपना जो वकालत का लोग करते हैं, स्टार्ट कर दिए, ट्रेनिंग करने लगे। फिर इनको 1893 में साउथ अफ्रीका से बुलावा आया, किसी का केस लड़ने के लिए इनको साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका केस लड़ने, कौन था इनका क्लाइंट? क्लाइंट का नाम था दादा अब्दुल्ला। ठीक है, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने ये इंडिया से कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए। ही लैंडेड एट डरबन। साउथ अफ्रीका में कहाँ? साउथ अफ्रीका में बहुत सारा जगह है, तो डरबन में, ये डरबन गए थे अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने। ठीक है, वहाँ पे जब ये गए, वहाँ ये देखे कि वहाँ का स्थिति बहुत ही खराब था। स्थिति खराब होने का मतलब है कि वहाँ पे बहुत भेदभाव किया जाता था। जो वहाँ के जो काले लोग थे ना, जैसे वहाँ के जो लोग थे अफ्रीका के ट्राइबल्स, उसके बाद जो लोग इंडिया से अफ्रीका गए हुए थे, गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर मतलब होता है कि उनको यहाँ से बहुत सारे लोगों को यहाँ से पकड़ पकड़ के और अफ्रीका वगैरह देशों में ले जाया जाता था काम उम करवाने के लिए, तो उसको बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर। और ख़ास करके बिहार और यूपी के लोगों को पकड़ के लेके जाया जाता था। फिर वो लोग ज़िंदगी भर वहीं रह जाता था, वो आ नहीं पाता था क्योंकि उस टाइम उतनी सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, तो उन लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। गांधी जी 1893 में क्या हुआ? गांधी हिमसेल्फ फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलिएशन इन साउथ अफ्रीका 1893 में। ठीक है, तो 1893 में जब गांधी जी वहाँ गए थे, गांधी हिमसेल्फ फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलिएशन फेस किया। उनके साथ भी बहुत ज़्यादा मतलब भेदभाव उन्होंने देखा। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है जो बार बार बताया जाता है कि गांधी जी एक बार ट्रेन में चढ़े और वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हुआ था, फर्स्ट एसी का, मगर उनको वहाँ से उतार दिया गया ट्रेन से। मतलब उनको कहा गया कि तुम थर्ड में जाओ, तो वो बोले कि हम थर्ड में क्यों जाए, क्योंकि फर्स्ट एसी जो है वो अंग्रेजों गोरों लोगों के लिए था। ठीक है, जो गोरे थे। तो फिर गांधी जी जो है वो टिकट दिखाए कि मेरे पास टिकट है, मगर फिर उनको स्टेशन पे फेंक दिया गया। ठीक है, जो कौन से स्टेशन पे उतारा गया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो जो स्टेशन है वो है पीटर्सबर्ग स्टेशन। आप खाली पीटर्सबर्ग याद करिए, नहीं पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पीटर्सबर्ग स्टेशन में उनको उतार दिया गया था। ठीक है, ठीक है, ये सब देखने के बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो अब साउथ अफ्रीका में ही रहेंगे। उन्होंने केस तो जीत लिया था दादा अब्दुल्ला का, फिर वो सोचे कि अब हम साउथ अफ्रीका में ही रहेंगे और यहाँ के लोगों को जो अंग्रेज हैं उनके जो प्रताड़ना है उससे हम आज़ाद कराएंगे। 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस करके एक संगठन का गठन किया, लोगों को जोड़ा, नाम रखा नेटाल इंडियन कांग्रेस। मैंने जो इंडियन लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए उनका एक संगठन बनाया गया। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस। 1899 में स्टेब्लिश्ड इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प ड्यूरिंग द बोअर वार। वहाँ पे एक युद्ध हो रहा था वहाँ के लोगों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, बोअर युद्ध बोलते हैं उसको। तो उस टाइम पे गांधी जी ने मदद के लिए एक इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प बनाया। सभी इंडियन लोग को कहा कि आप लोग युद्ध में घायल लोग हैं उनकी मदद करनी है, तो इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प बनाया 1899 में। बस ये पॉइंट्स याद रखना, नटाल इंडियन कांग्रेस गांधी जी का है, इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प ये सब गांधी जी का, ये सब वहाँ पे किया गया, इंडिया में नहीं। वहाँ पे उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया 1983 में। न्यूज़पेपर का नाम है इंडियन ओपिनियन। यही क्वेश्चन अभी पूछा गया है, इंडियन ओपिनियन। तो वहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब भारतीयों का ओपिनियन क्या है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में या फॉर में, क्या चीज़ है वो डिस्कस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स सेटलमेंट नटाल में ही, फिनिक्स आश्रम। इट वाज अ प्रीकर्सर ऑफ टू द टॉल्स्टॉय फर्म। इसके बाद ये टॉल्स्टॉय फर्म बनाए। टॉल्स्टॉय फार्म जो है वो अभी भी वहाँ पे है। ठीक है, टॉल्स्टॉय का घर की तरह से कहते हैं, फार्म हाउस टाइप का है वो। ठीक है, और फिनिक्स आश्रम। उसके बाद 1906 में टुक द वॉ ऑफ ब्रह्मचर्य।
1906 में उन्होंने ब्रह्मचर्य का वो लिया कि अब से मैं ब्रह्मचर्य रहूँगा। 1908 में द टर्म सत्याग्रह अडॉप्टेड बेस्ड ऑन मगनलाल गांधी जीज फॉर्मुलेशन, ठीक है, सदाग्रह। यानी 1908 में उन्होंने वहाँ पे ही उन्होंने अपना जो पहला प्रयोग है, क्या कहते हैं आपका, सत्याग्रह का, वो साउथ अफ्रीका में ही किया था ना। फिर इंडिया में आके बाद में कोशिश किया, पर पहला प्रयोग साउथ अफ्रीका में ही किया था सत्याग्रह का। और इस टर्म को इन्होंने कहाँ से अडॉप्ट किया है? मगन लाल के सदाग्रह से, सदाग्रह, ठीक है, से इन्होंने बनाया सत्याग्रह। फिर एक और ये कुछ लिखते थे, हिंद स्वराज्य, ठीक है, इन्होंने लिखा था हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना, सब गांधी जी के नाम है, सब आपको याद करना है, ठीक है। फिर गांधी जी इंडिया कब लौटे, बाद में देखेंगे। पहले देखो 1910 में टॉल्स्टॉय फर्म का स्थापना किया। 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका टूर, गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया से साउथ अफ्रीका गए घूमने के लिए, साउथ अफ्रीका का टूर करने। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने किसने गांधी जी को राजनीति के बारे में बताया, समझाया, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे, ठीक है, बहुत ही मतलब कि जैसे गोपाल कृष्ण गोखले का एक चीज़ याद करना है आपको, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये गोपाल कृष्ण गोखले का था, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु रहे, राजनीतिक गुरु। 1915 में गांधी जी को कैसरे हिंद का मेडल दिया गया, साउथ अफ्रीका में ही ये जो भी कार्य कर रहे थे उसके लिए इनको कैसरे हिंद की उपाधि साउथ अफ्रीका में 1915 में दी गई, कैसरे हिंद की उपाधि। फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आ गए। ये दिन डेट याद रखना है, गांधी जी इंडिया किस डेट को वापस आए थे? 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं 9 जनवरी को ही? प्रवासी भारतीय क्या होता है? यानी ऐसे भारतीय जो बाहर रहते हैं उनके लिए दिवस है प्रवासी भारतीय। तो गांधी जी बाहर रह के आए थे इतने सालों तक, तो 9 जनवरी का ही डेट को चूज किया गया है। 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए, ठीक है। फिर 1917 में साबरमती आश्रम इस्टेब्लिश, 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ पे की है? गुजरात में, साबरमती नदी के तट पे है साबरमती आश्रम, वहीं पे गांधी जी रहा करते थे। 1917 में ही गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भारत में अपना किया, वो था चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में है। क्यों किया चंपारण सत्याग्रह, क्यों हुआ था, पूरा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 कठिया व्यवस्था थी इंडिया में, क्योंकि 3 कठिया, सॉरी बिहार में जो किसान थे उनसे जबरदस्ती उनके जमीन के 3 कट्ठे पे क्या उगवाया जाता था? नील की खेती करवाई जाती थी, ठीक है, नील की खेती जमीन के 3 कट्ठे पे, नील को इंग्लिश में कहते हैं इंडिगो, तो इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जाता था, ठीक है, 3 कट्ठा पे। अगर मान लो किसी किसान के पास 20 कट्ठा है, मान लो 3 कट्ठा नहीं है उसके पास, अगर उसके पास 5 कट्ठा है, तो उसके ज़मीन को क्या किया जाता था? 20 भाग में ऐसे ऐसे बांटा जाता था, और जो 3 भाग होता था सबसे ज़्यादा फर्टाइल वाला, सबसे ज़्यादा उर्वरक, उस 3 भाग पे खेती करवाया जाएगा, यानी 3/20। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 3/20 कितना कितना इलाके पे क्या करवाया था? 3/20 या 3 कठिया व्यवस्था कह सकते हैं, या नील नील उगवाया जाता था। तो जब किसान इस सब चीज़ से परेशान हो गए तो एक किसान था, इसका नाम था राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो है वो फिर गांधी जी से मिलने गए। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1916 का, जहां कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से हाथ मिलाया, गरम दल नरम दल सब हाथ मिल रहा था। वहां राजकुमार शुक्ला गए और वहां जाके उन्होंने गांधी जी को खींच करके वो चंपारण ले आए। गांधी जी शुरू में आना नहीं चाहते थे, राजकुमार शुक्ला एकदम उनके पीछे पड़ गए ज़बरदस्ती, ठीक है, और उनको चंपारण लेके आए। फिर चंपारण में हुआ चंपारण सत्याग्रह और किसानों को फिर मुक्ति मिली है नील उगाने से। तो जो 1917 का चंपारण सत्याग्रह था उसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है। फर्स्ट माने पहला सविनय अवज्ञा, क्या कहते हैं? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस किसको कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह, पहला सविनय अवज्ञा। क्यों? क्योंकि गांधी जी जब चंपारण गए थे तो वहाँ जो अंग्रेज ऑफिसर लोग था वो लोग गांधी जी को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, चलते बनो, पर गांधी जी ने बहुत ही मतलब विनम्र भाव से, सविनय, उनकी बातों को नहीं माना, है ना।
और वहीं पे रहे, वहीं पे बैठ गए, धरना देने लगे। तो गांधी जी ने अंग्रेजों की बातों को पहली बार मतलब डिसओबे किया, नहीं माना, इसीलिए इसको कहते हैं पहला सिविल डिसोबीडियंस, चंपारण सत्याग्रह को। फिर जब चंपारण सत्याग्रह बहुत सफल हुआ तो देश में और भी जगह तो जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनका प्रताड़ना हो रहा था। तो सभी जगह से गांधी जी को बुलावा आने लगा कि अब हमारे यहाँ आइए, अब हमें मतलब अंग्रेजों से छुटकारा दिलाइए, अब हमारे यहाँ आइए। फिर गांधी जी 1918 में अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में जो मील के मजदूर थे वो बड़े परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि जो वहाँ पे प्लेग फैल गया था 1918 में, वहाँ फैला था प्लेग। प्लेग मतलब होता है हैजा का बीमारी होता है, जिसमें गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। तो लोग जो है ना वो भागने लगे कि मतलब हम लोग काम नहीं करेंगे। तो जो मिल मालिक था वो लोग कहा कि अगर तुम लोग काम करोगे तो तुम लोग को बोनस देंगे, ठीक है, 35% बोनस का बात किया, काम करोगे तो बोनस देंगे। तो सभी लोग रुक गए, काम किए। प्लेग में भी वो लोग अपना जान गंवा के, कुछ लोग की मृत्यु हुई, फिर भी वो लोग काम किए बोनस के लालच में कि हमें बोनस मिलेगा। मगर प्लेग खत्म होने के बाद मालिकों ने डिनाई कर दिया कि हम लोग कोई बोनस वोनस का बात नहीं किए थे। तो इसीलिए जो मजदूर थे वो लोग स्ट्राइक करने लगे। स्ट्राइक में होता है धरना प्रदर्शन। तो गांधी जी वहाँ गए मजदूरों के हक में लड़ने के लिए, और गांधी जी भी बैठ के वहाँ धरना प्रदर्शन किए। वो था गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक, ठीक है, पहला हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल इंडिया में कब किया? तो 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो पहला हंगर स्ट्राइक था। फिर 1918 में ही गुजरात में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा में जो किसान थे उन लोग का फसल खराब हो गया था, फिर भी उन लोगों से ज़बरदस्ती टैक्स मांगा जा रहा था और वो लोग टैक्स माफ़ी करवाना चाहते थे, इसीलिए वहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह हुआ। वहाँ गांधी जी ने पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, पहला असहयोग, माने कि किसानों को कहा कि अगर आप देने में सक्षम भी हैं तो भी आप टैक्स मत दीजिए। कुछ लोग जो सक्षम है, क्या होगा कि कुछ लोग जो रिच है वो टैक्स दे देगा, तो पुअर लोग हैं उससे भी ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाएगा। तो सभी से कहा, रिच से भी कहा कि आप लोग देने में सक्षम भी हैं फिर भी टैक्स मत दीजिए, असहयोग कीजिए। समझ आया? तो ये तीनों एकदम इसी तरह से आप याद कर लेना। पहला सिविल डिसोबीडियंस चंपारण में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भूख हड़ताल था, मिल के बाहर बैठ के मजदूरों ने और गांधी जी ने सबने भूख हड़ताल किया बोनस के लिए, और खेड़ा सत्याग्रह में असहयोग किया गया कि हम टैक्स नहीं चुकाएंगे। फिर 1919 में सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, 1919 में सरकार एक रॉलेट एक्ट लेके आई। रॉलेट एक्ट क्या है? इसको काला कानून बोलते थे। रॉलेट एक्ट को बोलते हैं काला कानून। 1919 का रॉलेट एक्ट, ठीक है, काला कानून। इस कानून में ये था कि कोई भी आदमी को शक के आधार पे पकड़ा जा सकता है, और वो व्यक्ति के पास मतलब इसको ऐसा भी कहते हैं कि ना अपील, ना दलील, ना वकील। ना आप वकील रख सकते हैं, ना आप दलील दे सकते हैं, ना आप अपील कर सकते हैं कोर्ट में, है ना। आपको शक के आधार पे पकड़ के जेल में डाला जा सकता है। आप पे शक है कि आपने कुछ गड़बड़ करना है अंग्रेजों के खिलाफ, तो पकड़ लेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। इसके खिलाफ गांधी जी ने पूरा मतलब देश भर में कैंपेन चलाया कि इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, इस एक्ट को, ठीक है। फिर 1919 में ही क्या हुआ? जलियांवाला बाग मस्करी हुआ, आपको पता ही है। 1919 में अमृतसर में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और इस कांड में क्या हुआ था कि हंटर कमीशन स्थापित किया गया था। हंटर कमीशन क्या है कि जैसे ये कांड हुआ जलियांवाला बाग, जनरल डायर था उस टाइम पे। कौन था? जनरल डायर। इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था। उस बाग में, जलियांवाला बाग में बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे लोग पिकनिक मना रहे थे। लोहड़ी का त्यौहार था, लोग त्यौहार मना रहे थे, ठीक है। मगर क्या हुआ था ना कि उससे पहले कर्फ्यू लगा हुआ था कि कहीं पे भी 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे, ठीक है। मगर लोगों तक उस टाइम टीवी, सोशल मीडिया, मोबाइल तो था नहीं कि लोगों तक सूचना पहुंच जाए कि देश में, राज्य में आज कर्फ्यू लगा हुआ है। तो लोग पहुंच गए अपना लोहड़ी मनाने के लिए। तो जनरल डायर भी सबों के साथ पहुंच गया और उसने गेट बंद कर दिया उस पार्क का, और अंदर में सब लोगों पे गोली चला दिया गया। तो जनरल डायर था, ठीक है। 1919 का मैस्करी, इस जलियांवाला बाग कांड। अब जब ये कांड हो गया तो अंग्रेजों का एकदम किरकिरी होने लगा। वहाँ भी, इंग्लैंड में भी जो सरकार थी उसने भी कंपनी का एकदम किरकिरी किया कि ये जो है एकदम बेकार तरह से चल रहा है। जो दूसरी पार्टी वाली थी उसने सरकार का एकदम किरकिरी कर दिया, विपक्षी पार्टी ने। तब सरकार ने एक कमीशन गठन किया इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि गलती किसकी थी,
ठीक है। तो उसी कमीशन का नाम है हंटर कमीशन। ये क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग मैस्करे को इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए किस कमीशन का गठन किया, किस आयोग का, तो हंटर आयोग। लेकिन हंटर आयोग ने जनरल डायर की गलती को नहीं माना था और ये बस ऐसे ही मतलब फालतू का आयोग बन के रह गया। बस जनरल डायर को ना यहाँ से वापस इंग्लैंड भेज दिया, कोई सजा भी नहीं दिया गया। ठीक है। फिर 1920 में ही गांधी जी ने शुरू किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। गांधी जी कहे थे कि अगर ये आंदोलन चल गया तो 1 साल के अंदर हम लोग जो है आज़ाद हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन में 1920 में जो शुरू हुआ था, पर यह आंदोलन चल नहीं सका। 2 साल चला, पर 1922 में वो दिन था 5 फरवरी 1922, जब चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में क्या हुआ था, यूपी के गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था। तो जो लोग थे, गांधी जी के जो अनुयायी थे और सभी लोग थे, इन लोगों ने उस पुलिस स्टेशन में सभी पुलिस वालों को बंद कर दिया और बाहर से आग लगा दिया। तो उसमें बहुत सारे पुलिस वाले मर गए थे। तो जब ऐसा हुआ, क्योंकि गांधी जी तो हिंसा के खिलाफ है, तो गांधी जी क्या किए कि बोले कि तुम लोग अभी आंदोलन के लिए तैयार नहीं हो, और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को ड्रॉप कर दिया। ठीक है। तो क्वेश्चन सब चीज़ पे बनता है कि आंदोलन, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन ड्रॉप किया गया, तो असहयोग आंदोलन ड्रॉप किया गया। कब? 12 फरवरी। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। कहाँ? यूपी के गोरखपुर में हुआ था। समझ आया? और गांधी जी ने कितने साल में कहा था कि असहयोग करेंगे तो मिल जाएगा? 1 साल में। 1 साल का समय दिया था। ठीक है। इसके बाद है आपका 1922। 1922 बारदोली तालुका रिजॉल्व्ड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सिविल डिसोबीडियंस। मतलब कि लैंड रेवेन्यू टैक्स पे करने के अगेंस्ट में बारदोली के लोगों ने, बारदोली भी गुजरात में ही है, तो वहाँ के लोगों ने भी प्रोटेस्ट कर दिया था। इसको सॉल्व करने के लिए गए थे ये जो हमारे पटेल जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वो, उनका नाम पहले सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था, फिर वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी, तो बाद में उनका नाम हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। 1922 में देखो यहाँ लिखा है, पुलिसमैन एट चौरी चौरा किल्ड। चौरी चौरा में एक पुलिसमैन लोगों को मारा गया। इस इंसिडेंट के कारण गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, असहयोग आंदोलन को। 1924 में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। बेलगाम जो अधिवेशन हुआ था, आप लोगों को बताया था ना, गांधी जी जीवन में कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक ही बार बने थे, वो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम कर्नाटक में है। तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जब गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। 1925 में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन गांधी जी ने स्टेब्लिश किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन। स्पिनर माने क्या होता है? स्पिनर माने चरखा चलाने वाला। तो पूरे भारत में चरखा चलाने वालों का ग्रुप गांधी जी ने बनाया था। तो चरखा तो गांधी जी से ही संबंधित है, तो वो बना सकते हैं। तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन उन्होंने स्थापित किया था। द पब्लिकेशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी। गांधी जी का खुद का आत्मकथा, अपनी जीवनी आत्मकथा का पब्लिकेशन हुआ था। गांधी जी की अपनी खुद की किताब कौन सी है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। बस इतना याद कर लो, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है। ये गांधी जी का आत्मकथा है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। 1929 में पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया गया था लाहौर कांग्रेस में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया गया था। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाहौर अधिवेशन के जो हेड थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वहीं पे पूर्ण स्वराज, इंडिया को क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। 1 साल के भीतर पूर्ण स्वराज दो। 1930 में दांडी मार्च। फिर गांधी जी का ये दूसरा, मतलब अगर इंडिया वाइड देखें, यानी कि पूरे भारत में गांधी जी ने कितने आंदोलन किए हैं, पूरा भारत को मिक्स करें, तो पहला एक था 1920 का असहयोग, और दूसरा है 1930 का आपको सिविल डिसोबीडियंस या दांडी मार्च कह सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। ये 3 इंपॉर्टेंट है, 1920, 1930 और 1942। अब 1930 में गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च। अपने जो साबरमती आश्रम है गुजरात में, वहाँ से निकल के वो दांडी तक पहुँचे थे। ठीक है। साबरमती से निकल के वो पहुँचे दांडी तक। दांडी क्या है? समुद्र का तट है। वहाँ जाके वो नमक बनाए समुद्र के पानी से, और नमक कानून का विरोध किए। नमक कानून क्या था? कि नमक के ऊपर टैक्स लगा हुआ था। तो गांधी जी का कहना था कि नमकों पे टैक्स लगाए, हर चीज़ पर टैक्स लगाएगा।
तो गांधी जी उसका विरोध किए थे, ठीक है। और उसके लिए गांधी जी अपने लोगों के साथ पैदल चले थे, ठीक है, डांडी तक। ये 240 किलोमीटर होता है टोटल, इतना ये लोग पैदल चले थे, ठीक है। 24 दिन में पहुंचे थे। 1931 में फिर गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। गांधी जी और इरविन, जो उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसके बीच में पैक्ट साइन हुआ था 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट। इसके अनुसार गांधी जी जब डांडी पहुंचे और वहां जाके उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया, फिर वहां शुरू किया गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ये आंदोलन जब चल रहा था, गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया और वहीं पर मतलब गांधी जी को मनाने के लिए ये गांधी जी और इरविन के बीच में संधि साइन हुई। फिर गांधी जी ने कहा ठीक है, आंदोलन को स्थगित कर दिया और लंदन में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, गोल मेज सम्मेलन। भारतीय जो नेता हैं और प्लस अंग्रेज जो सरकार है उनके बीच में एक सम्मेलन हो रहा था, गोल मेज सम्मेलन। ये टोटल 3 हुआ था, 3 राउंड हुआ था। फर्स्ट राउंड 1930 में हुआ था, सेकेंड 1931 में हुआ था और थर्ड 1932 में हुआ था। तो 1931 के गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी उसका बात को मान लिए, वो कि ठीक है हम भी जाएंगे सम्मेलन में भाग लेने, लंदन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो गांधी जी ने केवल सेकेंड जो राउंड का हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भाग लिए थे, ठीक है। फर्स्ट वाले में भाग नहीं लिए थे। उन्हीं फिर वहाँ पे गए, वहाँ जाके उनका मूड खराब हो गया और झगड़ा उगड़ा हो गया। फिर वापस आके फिर वापस उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर दिया। फिर 1932 में जब 32 में जब दूसरा थर्ड राउंड हुआ तो वहाँ पे वो नहीं गए, ठीक है। लेकिन बी आर अम्बेडकर जो है ना वो तीनों राउंड में गए थे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। फिर 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया। हरिजन किसको बोलते थे गांधी जी? गांधी जी ने दलितों का नाम रखा हरिजन, ठीक है, दलित लोगों के लिए। और उनके लिए एक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा हरिजन सेवक संघ। और एक पत्रिका भी निकालते थे, उसका नाम था हरिजन पत्रिका, ठीक है, हरिजन पत्रिका। यहाँ देखो, यहाँ सब लिखा है। इन लंदन 1931 एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के तौर पे गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। फिर 1932 में जो रामजे मैकडोनल्ड, ठीक है, ये एक व्यक्ति था रामसे मैकडोनल्ड, इसने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। It was to grant separate electorate for different communities including the depressed class. It is also known as McDonald Award, ठीक है। मतलब कि अंग्रेज जो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, उसने रैमसे मैकडोनल्ड, उसने इंडिया को क्या दिया? कम्युनल अवार्ड। 1932 क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनल अवार्ड कब दिया गया? 1932। एक अवार्ड है, कम्यूनल अवार्ड है, मगर ये सांप्रदायिकता के लिए। मतलब उसने क्या कहा कि इंडिया में जितने अलग अलग धर्म के लोग हैं सबका अपना अपना आरक्षण रहेगा और दलितों को अलग से आरक्षण रहेगा, दलितों के लिए अलग से, मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने दिया, समझे। तो गांधी जी बहुत ही इसके खिलाफ में गांधी जी पूरा वो करने लगे और अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, जेल के अंदर ही। क्यों बैठ गए? क्योंकि गांधी जी का था कि जो है अगर दलितों को अलग से मतलब मिल गया, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, तो इससे क्या होगा? इससे फिर ये होगा कि क्या कहते हैं, हिंदुओं में एक अलग वर्ग तैयार हो जाएगा, ठीक है, हिंसा और बढ़ेगी। तो गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग मिलजुल के रहें, अलग से इस तरह से किसी को सेपरेट जो है वो नहीं मिलना चाहिए कोई भी चीज़, समझे। और ये जो मिल रहा था अलग से दलितों को, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, दलित लोग हैं, उन लोगों को जो दिया जा रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब होता है ना कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, अलग से वो अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, ठीक है। तो ये किसके कहने पे दिया जाता था? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर का मेहनत था ये सब। अंग्रेज़ों से बार बार मिलते थे, सारा कॉन्फ्रेंस में भाग लिए, उनका मेहनत से जो इंडिया है वहाँ पे आ रहा था क्या? कम्युनल अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1932 में आया कम्युनल अवार्ड, याद करना है। किसने दिया? रामजे मैकडोनल्ड ने। कम्युनल अवार्ड में क्या था कि जो दलित लोग हैं उनको भी दिया जाएगा
सेपरेट इलेक्टोरेट, माने वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, अपनी जाति के प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। इसके खिलाफ में गांधी जी बैठ गए अनशन पे। अनशन पे बैठ के खा पी नहीं रहे थे, तब जाके वो था यरवड़ा जेल। गांधी जी कहाँ पे थे? यरवड़ा जेल में, वहाँ पे वो अनशन पे बैठे हुए थे। तब गांधी जी से मिलने गए बी आर अम्बेडकर, और बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट, क्योंकि ये जेल पूना में ही है, यरवड़ा जेल पूना में है। तो 1932 में जब गांधी जी खा पी नहीं रहे थे, तब बी आर अम्बेडकर उनसे मिलने गए और दोनों के बीच में पैक्ट साइन हुआ। तो दोनों ने एक दूसरे की बातों को माना। बी आर अम्बेडकर, गांधी जी बोले बी आर अम्बेडकर को कि देखो भाई, इस तरह से मतलब बंटवारा करना सही नहीं है। तो वैसे ही हिंदू मुस्लिम हो रखा है, फिर तुम हिंदुओं के अंदर भी ब्राह्मण और शूद्र ऐसे कर दोगे तो ये सही नहीं है। गांधी जी बोले कि हम जो है, हम तुमसे वादा करते हैं कि जो भी दलितों का जो भी अत्याचार हो रहा है, छुआछूत हो रहा है, इसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। हम जेल से बाहर आएंगे, दलितों के लिए सारा काम करेंगे। ठीक है, तो अम्बेडकर जो है वो मान गए, और अम्बेडकर फिर इस बात को मान गए कि ठीक है, कॉम्युनल अवार्ड फिर हमें नहीं चाहिए, हमें अलग से रिप्रेजेंट ये जो है अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट प्रतिनिधि बनाने का जो है वो नहीं चाहिए। समझ आया? तो बी आर अम्बेडकर, दोनों ने एक दूसरे की बातों को मान लिया। तो कम्युनल अवार्ड तो फेल हो गया फिर। और फिर गांधी जब जेल से निकले तो वो फिर दलितों के लिए कार्य करना शुरू किए। तो सबसे पहला काम था उनका हरिजन सेवक संघ बनाया, माने हरिजनों की सेवा करने का, जो भी लोग हरिजनों की सेवा करने को इच्छुक थे उन लोगों का अलग से एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, हरिजन सेवक संघ। फिर पत्रिका भी जारी किए, उस पत्रिका का नाम था हरिजन। फिर एक पत्रिका था हरिजन सेवक, एक पत्रिका था हरिजन बंधु, जो गुजराती में आता था हरिजन बंधु। हरिजन सेवक हिंदी में था, और एक हरिजन था। तो इस तरह से वो पत्रिका यानी कि जो मैगजीन होता है वो भी जारी किए। फिर वो मंदिरों में, देखो पहले जो SC ST होते थे उनको मंदिरों में घुसने भी नहीं मिलता था, अनुसूचित जाति के लोगों को, हरिजन लोगों को। तो गांधी जी उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़े। ठीक है, मंदिरों को खुलवाए हरिजनों के लिए कि नहीं, हरिजन भी मंदिरों में जाएंगे, भगवान सबके लिए बराबर होता है। तो पूरा मतलब इन लोगों के लिए गांधी जी बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि ये बी आर अम्बेडकर से प्रॉमिस कर चुके थे। फिर 1942 में होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी स्लोगन देते हैं डू और डाई, जियो करो या मरो। ठीक है, डू और डाई, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। फिर 1946 में 3 मेंबर का कमेटी इंडिया में आता है, उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946। ये कितने मेंबर का कमेटी था? 3 मेंबर का। 3 मेंबर थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। पूरा याद कर लेना, हर एक चीज़ याद कर लेना। ठीक है, 1946 में द कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड रिजोल्यूशन टू एक्सेप्ट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो कैबिनेट मिशन था, इसने कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन होता है कि संविधान सभा का गठन किस कमेटी के सिफारिश पे किया गया था? तो कैबिनेट कमीशन, कैबिनेट कमीशन की सिफारिश पे संविधान सभा का गठन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद फिर हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में। देश की आज़ादी जब हुई थी 1947 में, तो जश्न दिल्ली में मन रहा था, पर गांधी जी उसमें दिल्ली में नहीं थे। उसमें गांधी जी कलकत्ता में थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे? कलकत्ता में, और भूख हड़ताल पे थे। उनको तो पता भी नहीं चला था क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में ना वो हो गया था, बांग्लादेश अलग हुआ था इंडिया से, जो पाकिस्तान जैसे अलग हुआ। तो पाकिस्तान 2 भाग में टूटा, एक भाग इस साइड में और दूसरा भाग इस साइड में। बांग्लादेश उस समय था पूर्वी पाकिस्तान और ये था पश्चिम पाकिस्तान। तो कलकत्ता साइड में और इधर पंजाब साइड में बहुत भयानक हिंसा हो रहा था। सारे जो मुस्लिम लोग हैं वो उधर जा रहे थे, हिंदू लोग इधर आ रहे थे। हिंदू मुस्लिम का पूरा एकदम वो हो गया था, दोनों साइड में बहुत लड़ाई चल रही थी। तो गांधी जी उसको शांत करने के लिए कलकत्ता गए हुए थे, वहाँ भी जाके वो भूख हड़ताल किए थे। फिर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का वो हो गया, हत्या कर दिया गया। किसने किया? नाथूराम गोडसे ने। कब किया? 30 जनवरी। इस दिन को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में, शहीद दिवस। और अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर, जब गांधी जी जन्म लिए थे। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु हो गई और गांधी जी को कहाँ दफनाया गया है? राजघाट में। क्रीमेटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना बाय रामदास, राजघाट इज अ मेमोरियल डेडिकेटेड टू गांधी इन दिल्ली। राजघाट।
ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा और देख लीजिए गांधी जी का क्रिएटिव वर्क। खादी। इन 1918 महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज मूवमेंट फॉर खादी। खादी के लिए गांधी जी बहुत हो गए थे। खादी, चरखा, ये सब गांधी जी का मतलब मेन चीज़ था। चरखा को बोलते थे कि ये सिंबल है, इन जो समाज है उसका सिंबल है खादी। ठीक है। गांधी जी साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने 2 फेज ऑफ स्ट्रगल किया। पहला फेज था 1894 से 1906 जो कि मॉडरेट फेज था। फिर 1906 से 1914 जो कि पैसिव रेसिस्टेंस फेज था, यानी पूरा रेसिस्टेंट किया। मतलब 2 फेज में लड़ाई लड़ी साउथ अफ्रीका में। एक 1894 से 1906, दूसरा 1906 से 1914। ठीक है। यहाँ देखिए, जो पहला फेज था वो मॉडरेट फेज था, यानी इस समय गांधी जी केवल प्रेयर और पिटिशन का सहारा लिए, प्रार्थना, यही सब अंग्रेजों से प्रार्थना वगैरह करने का, है ना। एम्बुलेंस कॉर्प, ये जो पता है कि बोअर वार के टाइम पे एम्बुलेंस कॉर्प का गठन किया गांधी जी को, क्योंकि अंग्रेजों ने फिर गांधी जी से खुश होकर के कि वाह एम्बुलेंस का स्थापना करवाया था, तो अंग्रेजों ने उनको क्या दिया, कैसरे हिंद की उपाधि दी। मगर जलियांवाला बाग जब मैस्करे हुआ था इंडिया में, तो गांधी जी ने यही उपाधि त्याग दिया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दी थी, तो गांधी जी ने। और ये उपाधि उनको मिला था कब, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, जब उन्होंने जो युद्ध था, युद्ध के समय जो एम्बुलेंस सेना का स्थापना किया था सभी इंडियंस को मिला करके, तो उसी से खुश होकर के ब्रिटिशर्स ने उनको उपाधि दी थी। ठीक है। उसके बाद आता है पैसिव रेसिस्टेंस। उसका एक न्यूज़पेपर भी इस्टेब्लिश किया था, वो तो बता ही दिए, इंडियन ओपिनियन। फिर पैसिव रेसिस्टेंस जो सेकेंड फेज है, इसमें गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस को अपनाया कि अंग्रेजों की बातों को नहीं मानना है ना। टॉल्स्टॉय फर्म का स्थापना किया, किसके साथ मिलके, अपने एक दोस्त के साथ, उसका नाम था कालिन बेक। ठीक है। कालिन बेक के साथ मिलके टॉल्स्टॉय फार्म का स्थापना किया। देखिए गांधी जी 4 पब्लिकेशन, ये 4 किताब मुख्य रूप से, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, ये भी गांधी जी का, लिख लीजिए, नवजीवन, ये भी गांधी जी का, और हरिजन, 4 पब्लिकेशन है। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। ठीक है। जब 1916 में होम रूल आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी उसके फेवर में नहीं थे। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ होम रूल आंदोलन। ब्रिटेन वॉज पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड वार वन। क्यों नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज लोग वर्ल्ड वार वन में जुड़ा हुआ था, वर्ल्ड वार वन चल रहा था। तो गांधी जी का था कि इस समय जब अंग्रेज टेंशन में है, वर्ल्ड वार लड़ रहा है, तो इस समय कम से कम इंडिया के अंदर ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, हम लोग उसको कोई टेंशन ना दें, इस तरह से। ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल हल्का फुल्का देख लो। 9 जनवरी को गांधी जी भारत आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन, जैसा कि आप लोग को पहले ही बता दिए हैं। चंपारण सत्याग्रह, जिसको पहला सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं, राजकुमार शुक्ला, जो कि गांधी जी को मतलब लाने गया था लखनऊ अधिवेशन से। 3 कठिया व्यवस्था थी, जिसमें जमीन के 3/20 हिस्से पे नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक है। रॉलेट एक्ट, जो कि काला कानून था। ठीक है। अहमदाबाद फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, पहला नॉन कॉपरेशन, सब बता दिए आप लोग को। जनरल डायर, जिसने मतलब कि गोली चलाई थी। बहुत सारे नेता को गिरफ्तार किया गया था, जैसे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जैसे गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी, वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है। नाइटहुड की उपाधि। ठीक है। जलियांवाला बाग कमीशन का इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर आयोग गठन किया गया था, हंटर कमीशन। यहीं पे आपका गांधी जी चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना दूसरा ऑप्शन पे।
जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लिख लीजिए। ये दादा भाई नौरोजी जी हैं, ठीक है। रिसेंटली इनका 199वां बर्थडे मनाया गया था। 2025 में इनका 200वां बर्थडे मनाया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 सितंबर को इनका बर्थडे है। वैसे शायद आपकी एग्ज़ाम के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी पहला इंडियन मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी ब्रिटेन में जाके वहाँ का पार्टी में जुड़े, वहाँ का इलेक्शन लड़े और वहाँ का एमपी बने, ठीक है, वहाँ के सांसद बने। तो पहले भारतीय जो ब्रिटेन का सांसद बने, जैसे ऋषि सुनक पहला भारतीय जो वहाँ का पीएम बन गया, तो पहले भारतीय जो वहाँ के सांसद बने थे वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। किस पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से। और किस इलाके का सांसद बने, तो वो था सेंट्रल फिंचबरी, सेंट्रल फिंचबरी के सीट से ये जीते थे, ठीक है। तो पहले भारतीय जो ब्रिटेन के सांसद बने थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य बने थे। फिर इन्होंने इंग्लैंड में ऑर्गेनाइजेशन भी स्थापित किया था 1865 में, लंदन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, लंदन इंडियन सोसाइटी। और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये पूछा जाता रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में। और प्लस लंदन इंडियन सोसाइटी, माने लंदन में रहने वाले इंडिया के लोगों का एक सोसाइटी का गठन किया दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। फिर भारत में भी वो जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसके भी बहुत बार वो अध्यक्ष रहे, प्रेसिडेंट रहे, 3 बार रहे थे। सबसे पहला 1886 कलकत्ता में, देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ था। उसके तो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट। सेकंड प्रेसिडेंट 1886 में कलकत्ता में जब हुआ तो दादा भाई नौरोजी रहे। फिर 1893 का लाहौर सेशन में भी वो रहे, और फिर 1906 के कलकत्ता सेशन में भी दादा भाई नौरोजी रहे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1906 का कलकत्ता सेशन, ठीक है। वैसे कांग्रेस का सारा सेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास नोट में होगा, आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर किताब कुछ उन्होंने लिखा था, उनका एक बुक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गरीबी, अन ब्रिटिश रूल मतलब क्योंकि ये ब्रिटेन में रहे थे बहुत साल, ये वहाँ पे देखे थे कि वहाँ पे कैसा डेमोक्रेसी है, वहाँ के लोग मतलब उनके पास स्वतंत्रता है बोलने की, सब चीज़ की। तो उनका ये कहना था कि इंडिया में जो हो रहा है ये बिल्कुल भी मतलब ब्रिटिश लोग का जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। ब्रिटेन में ब्रिटिश लोग बहुत अच्छा से रह रहे हैं और इंडिया में एकदम इंडिया को बर्बाद किया हुआ है, यानी ये अन ब्रिटिश रूल है, ये ब्रिटिश रूल नहीं है, इसको अन ब्रिटिश रूल उन्होंने कहा था, ठीक है। और ये बुक उन्होंने लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में उन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेन ड्रेन थ्योरी भी क्या आप कह सकते हैं, ब्रेन ड्रेन नहीं, सॉरी, ड्रेन थ्योरी या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये लिख लो, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का मतलब है कि इनका दादा भाई नौरोजी का कहना था कि भारतीयों ने अंग्रेजों ने इंडिया का एकदम एक्सप्लॉयटेशन कर लिया है। इंडिया में जितना भी वेल्थ है, जितना भी पैसा है, सब क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। ड्रेन माने सब जा रहा है बाहर, विदेश जा रहा है, सारा का सारा इंडिया का पैसा। हम लोग सुनते आए ना कि भारत पहले सोने की चिड़िया थी, फिर अंग्रेज लूट के ले गए, तो वो यही चीज़ है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, कि सारा पैसा इंडिया का लूट के वहाँ चला गया है, ठीक है। ये उन्होंने अपनी इस किताब में बताया था। बाकी काम उन्होंने जो क्या किया, अदर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब ऐसे ही है। ही फॉर्म्ड एन इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी इन ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया था और वहाँ पे वो बात करते थे इंडिया में जो सरकार चल रही है उसमें रिफॉर्म्स लाने की, कि उसमें सुधार किया जाए। फिर उन्होंने उनको अपॉइंट किया गया था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर 1895 के लिए भी एक कमीशन गठित किया गया था कि भारतीयों पे का जो खर्चा हो रहा है उस पर एक कमीशन था, उसमें भी इनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया पूरा दादा भाई नौरोजी के बारे में। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं अभी, क्योंकि 90 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूरा सेंसस बताना है आपको। 89 देख लो, ये क्वेश्चन जो है ना कुछ भी नहीं है, ये क्योंकि ओलंपिक का क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम से पहले ओलंपिक चल रहे थे इंडिया में, सॉरी
पेरिस ओलंपिक हुआ था और बहुत सारे इंडियंस जो है वहाँ पे जीता था मेडल उडल। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन आएगा, और बहुत सारे बच्चे इसको ऑलरेडी तैयार करके गए थे। ये उस समय का करंट अफेयर था। अब ये क्वेश्चन, इस तरह के सवाल अभी नहीं पूछने वाला है 71st में। तो अमन सहरावत के बारे में पूछा हुआ था कि अमन सहरावत जो है वो पहला इंडियन मेल रेसलर बन गया है 2024 पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई करने वाला। ठीक है, वो कितना केजी में लड़ता है? तो वो 57 केजी में लड़ता है। ठीक है, 57 केजी में वेट कैटेगरी में। तो ये तो ऐसे ही था, इसके आगे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग नोट बना लीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रॉपर रिवाइज कीजिए, सभी चीज़ों को याद कीजिए, और हम लोग जो है इसको आगे डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।